IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। नमस्ते पुलियाबाजी श्रोताओं। पिछले हफ्ते संविधान दिवस था और आपको तो पता ही है कि गणतंत्र और संविधान पर हम अक्सर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार पुलियाबाजी कर रहे हैं हम डॉक्टर अंबेडकर के लिखे गए एकमात्र इलेक्शन मैनिफेस्टो पर। ये एपिसोड हमने इस साल अगस्त में भारत पेट्रोलियम के कर्मचारियों के लिए किया था, लाइव जूम पुलियाबाजी के माध्यम से। तो हम बीपीसीएल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया डॉक्टर अंबेडकर के मैनिफेस्टो को डिस्कस करने का। और आप सुनिए इस पुलियाबाजी एपिसोड को और बताइए आपको कैसा लगा। सौरभ, उसी से शुरू करते हैं एकदम जहां पर विनीत ने बात की। पुलियाबाजी नाम तो आपने ही बनाया था, तो पुलियाबाजी क्या है और पुलियाबाजी का उद्देश्य क्या है, इस बात से शुरू करते हैं और फिर आज के विषय पर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा विनीत ने बोला, हमारी मैं और प्रणय अक्सर डिस्कस करते थे। हम दोनों तक्षशिला से जुड़े हैं, पॉलिसी विषय पर काफी गंभीर और डिटेल्ड डिस्कशंस करते थे। पर हम हमेशा देखते थे कि जैसे ही कोई जटिल टॉपिक आता था तो सिर सीधे हम अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाते हैं। कि जैसे कि हिंदी जो है वो आपस में गप्पे मारने की चीज है, हालचाल पूछने की, खाना खाया नहीं खाया, उसके बाद जैसी काम की बात आई तो अंग्रेजी में शुरू हो गए। तो ये बड़ा अटपटा लगता था, खुद ही सोचते थे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और जब अगर हिंदी में कोशिश करते थे उन विषयों को बोलने की तो ऐसे ऐसे शब्द आ जाते थे कि वो लगता नहीं था कि दिल पे चढ़ते हैं। तो ये सोच के हम लोगों ने काफी समय से हम कोशिश कर रहे थे, हमने बड़ी अलग अलग कोशिशें करी लिखने की। हिंदी में सोचा मैगजीन बनाएंगे, बड़ा बड़ा बहुत हमने पापड़ बेले। लेकिन उसके बाद हमको ये पॉडकास्ट का मीडियम जो है एक समझ में आया, जिसमें हम लोग और ये हमारे खुद के लिए, आप लोगों को भी पसंद आता है ये अच्छी बात है, पर हम खुद चाहते हैं कि हम ये डिस्कशंस करें और हिंदी में करें और आसान भाषा में करें, आम हिंदी में करें। एकदम ऐसी जटिल हिंदी नहीं यूज करें जो कि सिर्फ कॉपी किताबों में मिलती है। हम मेरे आम जैसे, तो पुलियाबाजी वर्ड वहीं से आया। पुलिया, जो लोग छोटे टाउन शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि जो छोटी सी कलवर्ट होती है ना, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन घर के बाहर होती है, उसके ऊपर में एक छोटा सा एरिया बना होता है जिसमें एक पुलिया। तो अक्सर घर से बाहर निकलते हुए जो एक डिस्कशन हो जाता है, कभी कभी जब आपकी बैठक खत्म हो जाती है और उस बैठक के बाद में आप पुलिया पर 1 घंटा और गपशप लगा लेते हैं दुनिया की समस्या सुलझाने के लिए, वो पुलियाबाजी हो जाती है। तो हम यही करते हैं, हम उसी तरीके की बातें करते हैं, उसी तरीके का भाषा का यूज करते हैं और वैसे ही कोशिश करते हैं कि जैसे हम आपस में सहज रूप से बात करें वही अपने श्रोताओं तक लेके जाएं। तो ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल। तो आज के मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करने से पहले हम ये कह दें कि अगर आपके पास कोई भी सुझाव या सवाल हो तो Q&A में डालिए। और हम लोग हमारे जो विचार हैं वो निजी हैं, हम लोग किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी एक इंटरेस्ट रहा है हम दोनों का कि और पढ़ा जाए डॉक्टर अंबेडकर की। कितना कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम लोगों ने उनके उस भंडार से कुछ न कुछ रीडिंग्स की हैं और वो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे। तो उसी पर शुरुआत करते हैं। सौरभ, अंबेडकर पर पुलियाबाजी में हमारे श्रोताओं को पता है हमने 3-4 एपिसोड किए हैं। तो अंबेडकर और पुलियाबाजी का ये रिश्ता क्या है और हम लोग उनके ऊपर इतनी चर्चा क्यों करते हैं? हाँ, तो अंबेडकर के ऊपर तो हमने काफी, जैसे आपने बोला, हमने काफी एपिसोड किया। हम एक्सपर्ट नहीं, हम कह सकते हैं हम फैन हैं। ओके, तो ये फैन वाला डिस्कशन है। तो हम दोनों अंबेडकर फैन हैं, अंबेडकर के काफी एसेज, लेख और किताबें पढ़ते भी हैं। और हमको लगता है कि अंबेडकर के बारे में पढ़ने की जगह अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। तो अक्सर क्योंकि हम देखते हैं कि अंबेडकर ने ये किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जनजाता थे वगैरह, ऐसे ये चीजें हम पढ़ते रहते हैं, अंबेडकर की कहानियां पढ़ते रहते हैं। पर अंबेडकर ने जो लिखा वो हम एटलीस्ट हमको ऐसा दिखा, और हमने खुद ही बहुत लेट पढ़ा।
अंबेडकर की राइटिंग्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, पब्लिश भी बहुत लेट हुई हैं। अब इंटरनेट की वजह से एटलीस्ट हम तक तो पहुंची, तो हमको लगा कि हमको औरों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो हमने बड़े बड़े उनके इम्पोर्टेंट जो एसेज हैं उनको डिस्कस किया है। जो उनका बहुत फेमस स्पीच जो कि नहीं दे पाए थे, वो एनाइलेशन ऑफ कास्ट, उसके ऊपर हमने एक पूरा एपिसोड किया था। उन्होंने बीफ के ऊपर बहुत बड़ा लेख लिखा है फेमस, वो हमने किया। इनफैक्ट सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकते आज, बहुत ही छोटा समय है। लेकिन अंबेडकर की एक बड़ी अच्छी थ्योरी थी कि दलित वर्ड कहाँ से आया। तो अभी अंबेडकर और दलित तो एकदम जुड़े हुई चीजें हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि काफी लोग ऐसा मानते हैं खासकर नॉर्थ इंडिया में कि ये दलित वर्ड जो है ऐसा पद दलित से आया वगैरह। इनफैक्ट काफी हमने अंबेडकर स्कॉलर्स के मुंह से भी सुना है कि वो ये अभी भी यही मानते हैं, जबकि अंबेडकर ने खुद लिखा है। एक तो अंबेडकर इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो थे ही, पॉलिटिशियन भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, और मैं बोलूंगा सोशियोलॉजिस्ट भी थे। तो और सारी चीजें बहुत ही डीपली करते थे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी कि दलित शब्द कैसे आया, और मुझे बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने ये सोचा कि जब शुरू में हमारी सोसाइटी जैसी रही होगी हिंदुस्तान में तो क्या हुआ होगा, और उन्होंने दलित शब्द को बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया। तो दलित वर्ड का रूट सेम है जैसे दाल शब्द का होता है, जैसे मूंग को दलें तो मूंग दाल बन जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि ये दलित लोग भी जो हैं वो उसी तरीके से आए। तो पुरानी हिंदुस्तान में ऐसा अंबेडकर की प्रस्तावना है कि खूब सारे ट्राइब्स या गांव रहे होंगे, और वो यूजुअली गांव जो है एक कुटुंबी गांव बन जाता था, इस तरह से गांव बने खूब सारे। और फिर ओवर टाइम काफी सारे ये गांव जो हैं वो बिखरते रहे होंगे किसी ना किसी वजह से, कभी आक्रमण की वजह से, अकाल की वजह से, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो गांव बिखरते होंगे। और फिर वो सोचते थे कि उन लोगों का क्या हुआ होगा कि एक गांव जब खत्म होता है तो सारे लोग तो नहीं खत्म हो जाते होंगे, कुछ लोग बचते होंगे, लेकिन उनको दूसरे गांवों में पूरी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती होगी। तो उन्होंने ये प्रस्तावना करी कि जो ये बाकी गांवों से टूटे हुए लोग, तो उन्होंने इसलिए बोला कि वो दलित हैं क्योंकि वो टूटे हुए लोग हैं, और वो जो टूटे हुए लोग हैं वो बाकी गांवों के आसपास की पेरिफेरी में बस जाते होंगे, और वो उन लोगों को वो काम करने को मिलता होगा जो कि गांव में लोग करना नहीं चाहते होंगे। और धीरे धीरे ये सैकड़ों सालों में इस तरह से खूब सारी प्रजातियां बन गईं जो कि वो काम करने लगी जो कि मेन पॉपुलेशन, जो मेन एलीट था उस टाइम का, या जो लोग इस तरह से बिखरे हुए नहीं थे, वो लोग नहीं कर सकते थे। तो ऐसे धीरे धीरे दलित समाज की, और दलित समाज तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, और अंबेडकर को ऑब्वियसली पता ही था कि उसमें कितने सारी जातियां थी जो कि इस पूरे समाज को बनाती हैं, पर ये पूरी सारी जातियां, उनका मानना था कि उनका जो जन्म है वो इस सोशल मैकेनिज्म से हुआ होगा, और ये सोशल मैकेनिज्म दलित वर्ड में छुपा है। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। अंबेडकर ने काफी, मैंने तो छोटे में बोला है, पर अंबेडकर ने काफी आर्ग्यूमेंट्स दे करके, ये हाइपोथेसिस ही बोलेंगे, किसी को पता तो नहीं है एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि नहीं, अंबेडकर को शायद खुद भी नहीं पता होगा, पर ये अंबेडकर की थ्योरी थी, और उन्होंने इसके लिए काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ये थ्योरी क्यों सही होगी। तो ये तो इस तरीके की डिस्कशंस हम लोगों ने अंबेडकर के ऊपर ऑलरेडी की हुई। तो आज की डिस्कशन पे आते हैं प्रणय। हाँ, तो सौरभ, मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ पैनल्स अटेंड किए हैं हिंदी में ही, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर पे चर्चा होती है, और मेरे हिसाब से 3 तरीके से चर्चा होती है, ठीक है। अच्छा। तो एक चर्चा होती है ऐसे भक्ति भाव से, मतलब कि जैसे कि ठीक है, संविधान के रचयिता थे या फिर आइकॉन थे वगैरह, और सरकारें उनके लिए पुतले भी खड़े कर देती है जगह जगह, है ना। तो उस तरीके से, लेकिन तो पर मुझे वो बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये चेतावनी दी थी। उनके जो प्रसिद्ध स्पीच है ग्रामर ऑफ अनार्की, अगर लोगों को कुछ पढ़ना है उनका, तो एक कुछ चीज पढ़ना है तो वो स्पीच पढ़िए। क्या वो कहेंगे, अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ अनार्की। बिल्कुल, ये वो स्पीच जो कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना के टाइम पर उन्होंने करी। बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने चेतावनी दी थी उस बारे में, कि वो कहते थे कि महान लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ तो होना चाहिए, लेकिन उनके प्रति भक्ति भाव रखना सरासर गलत है। तो उन्होंने कहा है कि भक्ति धर्म में हो तो ठीक है, लेकिन अगर भक्ति राजनीति में आ जाए तो पतन हो सकता है, और तानाशाही आना एकदम स्वाभाविक है। तो ये उन्होंने खुद वार्न किया था। तो ये एक पर काफी डिस्कशन अंबेडकर
का इस तरीके से ही होता है, या तो हीरो वर्शिप या फिर लोग एकदम ही विरुद्ध होंगे, उन्होंने क्या बोला है क्या कहा है उसके बारे में तो सोचेंगे नहीं। तो ठीक है, एक ही है। दूसरा मैंने देखा है एक तरह का डिस्कशन होता है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा कौन सी थी। तो आज के जो राजनीतिक कटघरे हैं उनमें खड़ा कर दिया जाता है कि अरे वो सोशलिस्ट थे, लेफ्ट लिबरल थे, या और कोई ऐसा आज का जो कम्युनिस्ट लोग तो बोलते हैं कम्युनिस्ट भी थे कभी कभी। तो कोई भी नया अपना बना दो और वो डिस्कस करते हैं कि अंबेडकर तब क्या थे। तो उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैंने पढ़ा है, सर्वोपरि वो एक यथार्थवादी थे, रियलिस्ट। तो उन्होंने खुद लिखा है, जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और आसान बहुत है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि आप एक सेंटेंस लेके बोल दीजिए कि अरे उन्होंने ये बोला था तो ये शायद कम्युनिस्ट थे या फिर सोशलिस्ट थे या फिर लिबरल थे या फिर नेशनलिस्ट कैपिटलिस्ट थे, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद जो एक मैनिफेस्टो, उनके जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक मैनिफेस्टो लिखा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो जो पार्टी का मैनिफेस्टो लिख रहे थे, उन्होंने कहा था उस पार्टी की नीति किसी भी विशेष विचारधारा, मतलब साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद या किसी अन्य वाद से बंधी नहीं हो। और उन्होंने कहा था कि जहां तक सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए जो योजना बनानी चाहिए वो योजना बनानी चाहिए, उसका किसी वाद का होना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा जहां तक मूल कुछ भी हो, एक ये भी उन्होंने कहा था कि उस पॉलिसी का शायद अंग्रेजों से आई हो या और कहीं से आई हो, फॉरेन विचारधारा हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बशर्ते वो उनके सिद्धांतों पे ठीक हो, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, जीवन के प्रति वही उनका जो दृष्टिकोण था वैसे ही तर्कसंगत था। तो एक ये बात थी। दूसरा मुझे ये भी प्रॉब्लम लगता है कि इस तरीके के आर्ग्यूमेंट कि वो एक किसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक्चुअली सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ही विचार अपने जीवन के दौरान कितने बार बदले, और उन्होंने ये कहा भी कि मैं विचार अपने बदलते रहता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनका एक मजेदार सेंटेंस था, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि इमर्सन ने कहा है कि निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी, इमर्सन ने कहा है कि निरंतरता एक गधे का गुण है और मैं खुद को गधा नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सोच में कोई अंतिमता नहीं हो सकती, तो निरंतरता से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी। तो किसी भी इंसान को ये ज्यादा जरूरी है कि वो अपने विचारों का जिम्मा ले, और अगर उनको कोई नई चीज सीखने मिले तो अपने पुराने विचारों को बदल दे। ये बहुत ही उम्दा बात कही थी। और एक जिम्मेदार व्यक्ति को पुनर्विचार करने का और अपने विचारों को बदलने का साहस होना चाहिए, ये वो उन्होंने कहा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी जो आर्ग्यूमेंट है किसी एक राजनीतिक कोने में उन्हें खड़ा कर दिया जाए, भी सेंस नहीं करता मेरे हिसाब से। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको एक विचारक के तौर पर डिस्कस करना, जो कि हमारी एक कोशिश भी रहती है, क्योंकि उनके जो विचार है इतने विस्तार में, इतने अलग अलग विषयों पर हैं, उस पे मत विमत रखना शायद उनके लिए सच्चा ट्रिब्यूट होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए क्योंकि एक तो उनकी आर्ग्यूमेंट की जो शैली है वो हमको बहुत पसंद है। भारतीय संस्कृति में हम लोग कहते हैं पूर्व पक्ष आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर आप किसी से वाद विवाद करते हैं तो जो आपका आलोचक है उस आलोचक की जो व्यू पॉइंट है वो आप पहले एकदम स्पष्ट रूप से रखिए, ना कि पहले से अटैक कीजिए। पहले उनके विचार रखिए, सब आलोचक के विचार रखिए, फिर अपने विचार दीजिए। तो कई बार ऐसे अर्थशास्त्र वगैरह भी उसी शैली में लिखा है। तो अंबेडकर की राइटिंग में भी वो एक शैली झलकती है। वो हमेशा दूसरों के विचार देते हैं, फिर तर्क संगत बोलते हैं कि मैं उनसे मत या विमत क्यों रखता हूँ। तो ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है। और दूसरों के विचार इतने अच्छे से रखते हैं कि शायद वो जो पक्षधर हैं वो भी ना रखें। हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे बढ़िया बात थी, है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है अंबेडकर को डिस्कस करने की जरूरत है। उनके क्या विचार थे, और उनके कई विचार है जिनसे हम
आज शायद अग्रीमेंट नहीं भी रखते, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से विचार लिखे हैं, तर्क दिए हैं, आप सीधा तर्क से ही एंगेज कर सकते हैं और उससे मत या विमत रख सकते हैं। आपको किसी इंसान, जैसे कई बार मैं पढ़ता हूँ सौरभ, और किसी के लेख लिखते हैं ना, तो वो एक बार में उनका जो आर्ग्यूमेंट आता है वो बोल देते हैं अंत में कि बस मुझे ऐसे लगता है इसलिए है। हाँ, ऐसा अंबेडकर की राइटिंग में बिल्कुल नहीं होता। हर चीज का एक रीजन, कारण दिया जाता है। तो आप कारण सोचिए, कारण आज के सेंस, आज के परिवेश में अगर सेंस रखता है तो वो कारण ठीक है, नहीं रखता तो आपके विचार बदल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात। हाँ। तो ठीक है, आज हम लोग सौरभ आज के टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो उन्होंने इतना कुछ लिखा है, आज हम उनके जिस लेख पर चर्चा करने वाले हैं उसका क्या महत्व है, पहले वहां से शुरुआत करें। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक मैनिफेस्टो लिखा है, और ये बेसिकली जो उनकी पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी की एक तरह से प्रीडिसेसर पार्टी बोल सकते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैनिफेस्टो है ये। और कहना चाहिए कि एक तरह से जो डिस्टिल्ड विजडम है, क्योंकि बिल्कुल ये कुछ 1950 अर्ली 50 जस्ट आई थिंक उनके 51 का इलेक्शन, 51 का है, और 53 में तो 52 के इलेक्शन के लिए क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी जब, तब का है ये। और एकदम उनका अंतिम समय क्या कहते हैं, इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर और उनकी लाइफ भी ज्यादा उसके बाद रही नहीं, तो एक तरह से उनकी पूरी लाइफ का सार है जिस तरह से उन्होंने लिखा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कम लोगों ने इसको देखा है क्योंकि वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अंबेडकर जिनमें ये पब्लिश हुआ है वही इतना लेट आए कि ये लोगों तक पहुंच सकता, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। बाकी उनकी स्पीचेस ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये एक, मेरे को लगता है, एक इम्पॉर्टेंट और अनपॉपुलर या कम पॉपुलर डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज है आज डिस्कस करने के लिए। और हाँ, इसका शायद हमें चंद्रभान प्रसाद ने हमें बताया था इस डॉक्यूमेंट के बारे में, और ये डॉक्यूमेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो कोई भी पढ़ सकता है इसे। लेकिन काफी कम लोगों ने शायद इसको पढ़ा है, तो हम लोगों को लगा बाकी लेख तो हम डॉक्टर अंबेडकर के इतने प्रसिद्ध है कि लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन इसके बारे में कम जानकारी है। और सबसे बढ़िया बात है सौरभ, इलेक्शन मैनिफेस्टो कितने बोरिंग होते हैं कई पार्टियों के। सिर्फ ऐसे लगता है हर पार्टी को हर एक किसी सेक्शन को खुश करने के लिए एक एक लाइन लिख दे सकते हैं। नॉर्मली इलेक्शन मैनिफेस्टो ऐसे होता है, लेकिन ये मैनिफेस्टो कितना अलग है। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लिया गया है कई चीजों पर, जो उस टाइम की जो सोच थी उसके विपरीत विचार लिखे गए हैं डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये मुझे लगा बहुत ही नई बात थी। एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो आप पढ़ सकते, बाकी कोई मैनिफेस्टो आप पढ़ पाए। और कहने को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो है, और उसमें ऐसे देखा जाए तो दलितों की बात इतनी सी भी नहीं है। सारी की सारी देखा जाए तो सारे देशवासियों की बात है। हाँ, तो ये भी एक दिखाता है कि भाई मतलब अंबेडकर जो है, उनको कभी कभी वो होता है ना कि उनको एक कोने में रख दिया गया कि ये दलितों के नेता हैं वगैरह। भाई वो देश के नेता थे, और ये मैनिफेस्टो दिखाता है कि वो देश के नेता क्यों थे। तो सौरभ वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मैनिफेस्टो में वो पहले उस पार्टी के सिद्धांत लिखते हैं, उनकी पॉलिसी लिखते हैं, फिर उनके प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो सिद्धांत क्या लिखे थे उस मैनिफेस्टो में, उसके बारे में चर्चा। सो ये एक सिद्धांत एक ऐसी चीज है जिसमें अंबेडकर के विचार बदले नहीं। ठीक है, अगर आप उनकी राइटिंग्स शुरू से लेके एंड तक देखें तो जो एक जिनको कहते हैं जो उनके एकदम कोर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और मूल्य हैं वो कांस्टेंट हैं, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में है, उससे पहले भी थे, और शायद वो गए होंगे जब यूएस वगैरह, तब उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा, या शायद उससे पहले भी। तो जो हम बोलते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आजादी, बराबरी और भाईचारा, तो वो बोलते थे कि ये उनके लिए मेन सिद्धांत है कि भाई समाज में बराबरी होनी चाहिए, सब लोगों को आजादी होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। ये तीन चीजों के ऊपर पूरी सारी चीजें हम बिल्ड कर सकते हैं। पर ये अगर तीन चीजों को हम बना के रखें, इनफैक्ट उनका एक बहुत फेमस ऐसे है जहां पे वो बताते हैं कि वो बुद्धिस्ट क्यों बने और उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों चुना, उसको भी वो यहीं से शुरू करते हैं। काफी बार लोग उल्टा करते हैं कि मैं ये धर्म है और उसका जस्टिफाई करेंगे कि मैं ये धर्म क्यों अपना रहा हूं। उन्होंने उल्टा किया था, उन्होंने बोला कि मैं आजादी, बराबरी, भाईचारे में विश्वास करता हूं,
तो अब मैं खोजता हूं कि कौन सा धर्म ये मूल्यों से सबसे ज्यादा कंपैटिबल है और सबसे ज्यादा विचार मिलते हैं। तो उन्होंने काफी सब धर्मों को एनालाइज करते हैं और फाइनली बोलते हैं कि बौद्ध धर्म सबसे क्लोज है इस टाइप के विचार के, कि जिसमें आजादी, बराबरी और भाईचारा मेरे को दिखता है, इसीलिए मैं ये धर्म अपना रहा हूं। तो वो हर बार मूल्यों से शुरू करते हैं और बोलते हैं ये मेरे मूल्य हैं, इसीलिए मैं कुछ करूंगा। तो इवन ये मैनिफेस्टो में भी और भारत के संविधान में भी ये मूल्य हमारे प्रियम्बल में ही है, आजादी, बराबरी और भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य हैं। और वो ये लेके नहीं चलते कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ये सब देशवासियों के मूल्य होने चाहिए और इसीलिए हमारे भारत के संविधान के भी मूल्य हैं। तो इससे देखो ये भी समझ में आता है ना कि ऐसा नहीं कि संविधान बन गया लेकिन अब हम अपने मैनिफेस्टो में कुछ और बात करेंगे। हाँ। ठीक है कि भाई संविधान के मूल्य हैं और पार्टी के मूल्य में कोई फर्क नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। कितने मैनिफेस्टो हमको दिखेंगे ऐसे जो इन मूल्यों से शुरू करके बोलते हैं कि अब हम ऐसी बातें करेंगे जो ये मूल्यों पे सिद्ध होती है। बिल्कुल। और उस सिद्धांत के सेक्शन में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मूल्य बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के तौर पर जो सब शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का की बेहतरी हो सकती है और पूरे भारत की भी बेहतरी इन्हीं मूल्यों को सेंटर में रख के हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वैल्यूज हैं और जो इन्होंने लिखा है इस मैनिफेस्टो में, ये सब भारतीयों के लिए लागू होता है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि वो हमेशा ये बोलते थे, उनको ये नहीं था कि मैं दलितों का नेता हूं इसलिए वो कहते थे कि दलितों का उत्थान इसलिए होना चाहिए क्योंकि देश इसीलिए उसी से आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने उसके बहुत अच्छे इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स भी दिए हैं। इस मैनिफेस्टो में नहीं बोला लेकिन हमने उनका एक और लेख डिस्कस किया था जिसमें वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि काम का बंटवारा बहुत अच्छी चीज है, लोगों का बंटवारा अच्छी चीज नहीं। तो जब आप लोगों का बंटवारा करते हैं तो एनीवे भाईचारा खत्म होता है उन तीनों चीजों में से अगर आप देखें, और देश की तरक्की भी कम होती है। तो देश के लिए बहुत ही खराब चीज है कि हम ऐसा कुछ करें। तो लोगों में बंटवारा नहीं चाहिए, काम का बंटवारा तो अच्छा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी बात है, तो डिवीजन ऑफ लेबर नॉट डिवीजन ऑफ लेबरर्स, जिसको वो अंग्रेजी में उन्होंने जिस तरह से लिखा, तो बहुत ही उनके जो बोलते हैं ना फंडे एकदम सही जगह पे थे। ठीक है, तो ठीक है, ये सिद्धांत है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोग्राम पे। तो जैसे दूसरे मैनिफेस्टो में भी होता है, हर मतदान के पहले हर पार्टी जो मेन विषय रहते हैं उस समय के, उसके ऊपर अपने मत रखती है। तो इस लेख में भी उन्होंने लिखा है कई सारे विषय जो आजादी के बाद भारत फेस कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि ये जो पार्टी है इसके क्या मत होंगे, किस तरीके से वो भारत का उद्धार करेगी। तो उसमें हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम था उन्होंने लिखा कि कुछ हमारे पुराने विषय हैं, कुछ नए विषय जो आए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले जो पुराने विषय थे, सबसे पहले था गरीबी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं सौरभ, और उसमें भी बहुत ही क्लियर लॉजिक और एक तर्क है। तो वो कहते हैं, ये मैं शुरू करता हूँ फिर आप बताइएगा ठीक बोला कि नहीं मैंने। तो पहले वो सबसे पहले कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी है और गरीबी की सिर्फ दो कारण है। कहते हैं एक तो है जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता काफी कम है, और दूसरा कारण है कि जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो ये उनके दो कारण थे। तो उन्होंने लिखा है कि इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो गरीबी का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे है उसके लिए वो लिखते हैं कि काफी कुछ करना चाहिए, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये एक उनका काफी मुख्य मुद्दा था इसमें। दूसरी बात जो खेती की उत्पादकता वाला पॉइंट था, ये तो अंबेडकर ने काफी 1917 में ही उन्होंने एक ऐसे लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, और उन्होंने काफी समय पहले ही कहा था कि एग्रीकल्चर नॉन प्रोडक्टिव है, उससे मतलब ये हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो 100 साल पहले उन्होंने लिखा है इकोनॉमिस्ट के तौर पर कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा लोग हैं और काफी छोटी छोटी जमीन पर डिपेंडेंट है। तो जब तक हम लोग एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल नहीं पाएंगे और कोई और उनको व्यवसाय नहीं दे पाएंगे, तब तक हम लोग ये गरीबी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। तो ये उन्होंने 100 साल पहले कहा। और उसमें कैसे निकालेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो तेज
औद्योगिकरण की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि उस समय याद रखिए 1951 में एक हवा चल रही थी कि कम्युनिज्म सोशलिज्म सबसे बेहतर है, कैपिटलिज्म शायद खराब है, तो ये बहुत जंग चल रही थी। तो वो लिखते हैं इस मैनिफेस्टो में कि गरीबी के खिलाफ जो उपाय है वह सिर्फ अधिक उत्पादन है, ना कि उत्पादन का तरीका। मतलब पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कम्युनिज्म सोशलिज्म कैपिटलिज्म, वो बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी वाद ले आइए, बस उत्पादन बढ़ना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो कहते हैं कि जहां पीएसयू की जरूरत हो वहां पीएसयू होना चाहिए, जहां पीएसयू की जरूरत ना हो वहां पर बिल्कुल निजी उद्योग होने चाहिए। तो ये भी एक बैलेंस दिखता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ स्टेट या सरकार को करना चाहिए या फिर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात लिखी थी उसमें। और फिर खेती का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, तो ये तीसरी बात थी कि एक तो औद्योगिकरण हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग खेती छोड़ के कोई और प्रोडक्टिव व्यवसाय में जा पाए। दूसरा, खेती के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 3 चीजें कही थी। एक, कोऑपरेटिव फार्म्स होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम आधुनिकीकरण करें। अगर हम लोग खेती जैसे पिछले कई सदियों से करते आ रहे हैं वैसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें सरकार का काफी बड़ा योगदान होना चाहिए मैकेनाइजेशन में। और तीसरा, वो ये भी कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वह जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ काफी नहीं है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। और उसके लिए अगर सरकार नए बांध बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, तो उसका ये पार्टी पूरी तरीके से सहयोग देगी। तो ये उनका मुख्य पॉइंट था, गरीबी कैसे हटाया जाए इस पर। तो आप क्या कहते हैं इस पर? तो उस जमाने के हिसाब से मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं ना एकदम कटिंग एज थे अंबेडकर के, जो उस समय के मेरे ख्याल से जो सबसे मॉडर्न, पूरी दुनिया में जो भी सबसे मॉडर्न थॉट अवेलेबल था अंबेडकर ने यूज किया। अब हम 100 साल बाद लगभग, या अभी 75 साल के बाद में ये मैनिफेस्टो के उनका लैंड होल्डिंग का तो तुमने बताया जैसे ऐसे 100 साल पुराना है और अभी भी लोग मानते हैं। तो कि हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उससे काफी फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है वो कहीं कहीं पे चैलेंज हो रहा है। हम और कंट्रीज में देख रहे हैं कि छोटी लैंड होल्डिंग्स के बावजूद भी लोग अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का शायद फर्क है। उस समय की टेक्नोलॉजी से शायद जो बातें सही थी वो आज की टेक्नोलॉजी से शायद सही नहीं है। आजकल तुम यूएस वगैरह में देखोगे एक कंटेनर के अंदर प्रॉफिटेबल फार्म बना देते ना, तो मतलब साइज से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं, उत्पादकता मेरे जो जबान पे चढ़ता ही नहीं है वर्ड। मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि जैसे हम खेती के लिए ये हम अपने श्रोताओं को बताएं, हम अक्सर ये सब डिस्कस करते हैं कि ये शब्द ठीक है कि नहीं। तो इसका नमूना यहाँ आपको देते हैं। तो जैसे प्रणय, उपज वर्ड नहीं होता है, तो जैसे खेती में तो हम बोलते हैं उपज, तो बड़ा सहज वर्ड लगता है। लेकिन उपज जो है वो सिर्फ खेती में यूज होता है। अगर हम उसको व्यक्तियों के लिए यूज करें तो उसका मतलब बदल सकते हैं ना। हमारी उपजता क्या है? हमारी उपज वो है जो हमारी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा वर्ड है जो कि हम उसको रिपर्पस कर सकते हैं। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरे को लगता है कि एक शायद खेती में हम और चीजें सोच सकते हैं। मैकेनाइजेशन तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन आजकल मैकेनाइजेशन के भी बियॉन्ड चला गया। अब तो सॉइललेस फार्मिंग और ये सब की बातें चल रही हैं, राइट? तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो सिर्फ वही पुराने आर्गुमेंट्स को नहीं देखना चाहिए, सेम थॉट प्रोसेस से देखना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या सच है। दूसरा, एक जो पॉपुलेशन वाली चीज है वो तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी है सोशल साइंस रिसर्च में, कि ज्यादा पॉपुलेशन होना से कोई नुकसान है। ये अभी भी हमारी सरकार का प्रोग्राम बना हुआ है, क्योंकि सरकारें तो बहुत देर में बदलती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आज अंबेडकर होते तो वो खुद ही बोलते कि हाँ, ये मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से अंबेडकर वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो कि बोलते पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज है। ये सौरभ, वैसे वो परिवेश क्या था उस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि 1951 में बहुत लोगों ने ऐसे लिखा था कि अरे भारत तो 1970 में इतनी आबादी हो जाएगी कि खत्म हो जाएगा, देश नहीं रहा। ऐसे कई किताबें भी लिखी हैं। द पॉपुलेशन बॉम्ब एक बहुत फेमस किताब थी, उसमें तो लिख दिया था कि 1970 तक खत्म है भारत, इतनी आबादी हो जाएगी। लेकिन शायद वो लोग भी भूल गए कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आती है, वैसे जैसे जैसे लोग और शहरों में जाते हैं, अपने आप समाज में ये बदलाव आता है। पूरे विश्व में आया है और भारत में भी आया है कि
fertility rate सिर्फ खाने को लेकर के देखो, 1950-60 में लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान कभी अपने को खिलाने का खाना ही नहीं उगा सकता। हाँ, एक मैंने 1960 की साइंस फिक्शन बुक पढ़ी थी जो कि 100 साल बाद का दुनिया देख रही है। उसमें ये सोच रहे थे कि चांद से खाना उगा के हिंदुस्तान भेजेंगे। अच्छा, ठीक है, तो लोग ऐसा सोचते थे उस समय कि सोचो चांद पे खाना उगाने की इमेजिनेशन है, लेकिन हिंदुस्तानी लोग अपने लिए खाना उगा पाएंगे ऐसा लोग सोचते थे कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन सभी ऐसा सोचते थे कि मतलब कुछ ही लोग नहीं, तो अंबेडकर भी उन्हीं में से थे, उनको भी लगता था हम नहीं कर पाएंगे तो हमको पॉपुलेशन कम रखनी चाहिए। पर हमने ये सब चीजें झूठी साबित हो चुकी हैं पिछले 50 साल। हाँ, और आजकल तो हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो शायद रिप्लेसमेंट लेवल तक ही पहुंच रही है, और कुछ कुछ राज्यों में तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। इसका मतलब है कि जितने लोग हैं, वो लोग जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है वो उतने लोग भी नहीं है जो पिछली पीढ़ी में थे, तो कम होती जा रही है। और पर एवरेज देखें तो 2.2 है फर्टिलिटी रेट TFR, और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है। तो हम लोग थोड़े आगे, पर जनसंख्या अपने आप कम होती जा रही है। और हम लोग ये हमेशा पुलियाबाजी में भी कहते रहते हैं कि मुख्य प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन तो है ही नहीं, बल्कि अंडर गवर्नेंस है। तो ओवर पॉपुलेशन इतना बड़ा इशू नहीं है, अंडर गवर्नेंस प्रॉब्लम है। तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम लोग गवर्नेंस बेहतर करें, ना कि ये सोचे कि अरे हम लोग अपनी आबादी कैसे कम करते हैं। आबादी तो हम सब लोगों से बनती है, तो सरकार को उसी तरीके से गवर्नेंस बिल्कुल ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया एक मुख्य मुद्दा जो था गरीबी का। अब आ जाते हैं उस मैनिफेस्टो में कुछ नए विषय डिस्कस किए थे जो उस समय काफी नए, तो उन पे डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ी जो चर्चा चल रही थी तब थी, वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब भाषीय राज्य, जो बाद में 1956 में बने हमारे। तो उसके ऊपर क्या मुद्दे थे वो डिस्कस करते हैं। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ सौरभ। उसमें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो अम्बेडकर बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक भाषा एक राज्य होना जरूरी नहीं है, एक राज्य एक भाषा होना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ। तो वो कहते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भाषा के लिए एक राज्य हो, लेकिन अगर एक राज्य बन जाए तो उस राज्य में एक कॉमन लैंग्वेज हो तो सहूलियत होगी, क्योंकि लोग उस भाषा में अपनी गवर्नेंस की डिमांड्स व्यक्त कर पाएंगे और अपने लीडर से पूछ पाएंगे कि हमें ये डिमांड्स है। तो वो भाषा का एक फायदा है। तो इसीलिए वो कहते थे कि एक राज्य अगर बन जाए तो उस राज्य में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक भाषा समझ पाए। तो एक तरीके से देखिए, जो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अभी जो विभाजन हुआ है, वो उन्होंने तभी बोला था, मतलब सोच लिया था, क्योंकि एक भाषा एक राज्य का प्रिंसिपल नहीं है वहां पर एक राज्य एक भाषा का प्रिंसिपल है। तो वो मुझे एक अच्छी बात लगी। और उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर भी उनका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जो जिसमें उन्होंने फिर से, मतलब उनकी सोच काफी लोगों से अलग थी। तो उन्होंने एक तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहा था कि होने चाहिए, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी एक समय के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा और या भी होनी चाहिए। तो ये भी वो तो हुआ नहीं, और उसके भी अच्छे कारण है क्यों नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बैलेंस रखा। वो कहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी जरूरी है, लेकिन एक भाषा, कॉमन भाषा पूरे राष्ट्र की, वो भी जरूरी है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। और उसी तरह से मेरे ख्याल से जो उनके विचार थे, उन्हीं विचारों पे फाइनली हिंदुस्तान आगे भी बढ़ा। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अंबेडकर ने इलेक्शन नहीं जीते या ये नहीं किए, लेकिन अंबेडकर के विचार जो थे वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उनकी पॉलिटिकल पावर से बहुत आगे। बिल्कुल, हाँ, पूरे और इसीलिए तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे, जैसा कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि वो दलित नेता थे शायद इसलिए बन गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उनको लोगों को लगता था कि वो सक्षम हैं और वो ही काबिल हैं ये वाली पोजीशन के लिए। तो उनको अपनी काबिलियत की वजह से वो पोजीशन मिली थी, इसलिए नहीं कि वो किसी वर्ग विशेष के नेता थे। ठीक है, तो फिर ये बात हो गई, एक मुख्य मुद्दा है जो उसमें डिस्कस हुआ है। फिर उन्होंने विदेश नीति पे भी विचार रखे, और वो भी बड़े दिलचस्प है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उन्होंने दो विचार रखे थे, एक कश्मीर पर और दूसरा चाइना पर। तो पहले चाइना के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आजकल काफी चर्चा में।
तो फिर से ध्यान रखना चाहिए कि 1951 में क्या हो रहा था। 1949 में कम्युनिस्ट चाइना आ गया था, और फिर कम्युनिस्ट चाइना जब आ गया था तो काफी भारत पैरवी कर रहा था कम्युनिस्ट चाइना की कि वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बन जाए। हाँ, ताइवान की जगह पहले ताइवान को नहीं, और हाँ, ताइवान को दिया था ना उस टाइम पे भी, तो उनको लग रहा था कि हाँ, ताइवान की जगह मेनलैंड चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया जाए। हाँ, रिकग्निशन दे दिया जाए। तो ये काफी चर्चा थी कि क्या होना चाहिए। तो इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से लिखा है। तो पहले तो वो लिखते हैं साफ साफ कि कम्युनिस्ट चाइना की संयुक्त राष्ट्र में हमें एकदम ही जंग नहीं लड़नी चाहिए। उस क्यों लिखा था ऐसा? वो साफ साफ कहते हैं कि क्योंकि हम कम्युनिस्ट चाइना की तरफदारी कर रहे हैं, हम अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे, और अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए पाएंगे तो हमें टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी, हमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिलेगी, एड मिलेगा। तो वो सब चीजें जो थी वो बोल रहे थे कि हम लोग खो रहे हैं अगर हम चीन की पैरवी करें। तो वो बोल रहे थे कि ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी बात वो कह रहे थे कि हमें सबसे पहले हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे हमेशा कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस तो एक मत्स्य न्याय है, इसमें सिर्फ पावर, शक्ति कितनी है वो ज्यादा महत्व रखती है। तो वो कह रहे थे कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, हम क्यों चीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो काफी उन्होंने आलोचना की थी उस टाइम की सरकार की इस बारे में। और तीसरा मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस लगा था, उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म और जो संसदीय लोकतंत्र है, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें अंतर है। तो वो कहते थे शायद कैपिटलिज्म का, याद रखिए उस टाइम कैपिटलिज्म काफी डिस्क्रेडिटेड था, तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद की जो आलोचना है वो शायद मैं थोड़ी समझ सकता हूँ, लेकिन उस बिना पर हमें संसदीय लोकतंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें भी भारत में उसी शैली को अपनाना है। तो हमें सिर्फ क्योंकि वेस्ट से हम लोगों को परहेज है कैपिटलिज्म से या वगैरह, उसकी वजह से हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं छोड़नी चाहिए। ये उन्होंने एक बहुत ही साफ तरीके और से इसमें तो हाँ इसके ऊपर बिल्कुल। तो इसमें दो चीजें, एक तो पार्लियामेंट, आजकल काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं है वगैरह, और इस पे बहुत चर्चा उस समय हुई थी, और हमको वो चर्चाएं पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लोग बेवकूफ थे कि उन्होंने सोचा नहीं हम ये उठा लेते हैं क्योंकि ब्रिटेन ऐसा करता था। बहुत सोच विचार के लोगों ने ये सोचा समझा था कि हिंदुस्तान की समाज के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम आइडियल सिस्टम है, और ये कोई ऐसे कोई जस्ट बेवकूफी में या जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लिया गया था। क्योंकि सिर्फ यूके क्यों, अभी मतलब उस टाइम पे यूएस और इवन फ्रांस में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो हमारे यहाँ पे लोगों को सब पता थे सारे सिस्टम क्या है दुनिया में, और काफी सोच समझ के पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अंबेडकर बहुत ज्यादा सपोर्टर थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। और आजकल मैं काफी सुनता हूँ, मेरे को लगता है लोगों को वो आर्गुमेंट फिर से पढ़ने चाहिए कि क्यों पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है और हर एमपी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी एक, अंबेडकर मतलब मैं बोलूंगा 50 साल आगे थे सब लोगों से ये समझने में कि अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त होना चाहिए। उस टाइम पे कोई ये नहीं सोचता था। फाइनली कितना, हम 2004 में हमने ढंग से दोस्ती करी, 2005 में जब वो सिविल न्यूक्लियर 2004-5 सिविल न्यूक्लियर डील हुई। मनमोहन सिंह को इतनी गालियां भी पड़ी उसके लिए उस टाइम पे, पर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, और वाजपेयी ने शुरुआत की थी। दोनों मतलब एक तरीके का पूरा वो बना था कि अक्रॉस पार्टी एक कंसेंसस बना कि हमको ये करना चाहिए। तो लेकिन उस 1950 में तो अंबेडकर के अलावा कोई नहीं था हिंदुस्तान में ये बोलने वाला, और शायद एक उनका बैकग्राउंड भी एक अलग था। ज्यादातर लोगों का थोड़ा ब्रिटेन में ज्यादा शिक्षा वगैरह थी। अंबेडकर ने पीएचडी यूएस में जाके करी थी, तो इसकी वजह से उनका यूएस से काफी डिफरेंट उनका पर्सपेक्टिव था। उनके टीचर्स यूएस के थे वगैरह, और ब्रिटेन और यूएस का तो थोड़ा हेट और लव रिलेशनशिप था ही, राइट। तो जो लोग थोड़े ब्रिटेन से ज्यादा क्लोज थे उनको लगता था कि यूएस से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो ये एक और चीज है जिसमें मुझे लगता है कि अंबेडकर मतलब लिटरली 50 साल आगे थे बाकी पूरे हिंदुस्तान और बाकी पूरे राजनीतिक समाज से। हाँ बिल्कुल। और उस टाइम पे यूके में एक वो फेबियन सोशलिज्म की लहर चली थी जो कि यूएस में नहीं थी। तो शायद इस वजह से भी बहुत जो आर्थिक तौर पर भी विचार बहुत अलग है। काफी लोग जो उस टाइम पे थे वो सिर्फ सोचते थे सब कुछ सरकार को करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होनी चाहिए, निजी एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। उसमें भी अंबेडकर अलग विचार रखते हैं, वो दोनों चीजें होनी चाहिए ऐसे विचार। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक और विचार पे उन्होंने बहुत बात की थी इसमें कश्मीर के ऊपर।
और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग विचार था। तो उसमें भी उन्होंने काफी यथार्थवादी मत रखा, तो उनका मानना था। और ये ठीक 1951 की बात है, तब ना तो टेररिज्म था और ना तो भारत और पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर पे जंग थी, पर उसके बाद की जंग तो हुई नहीं थी। तो उसमें उन्होंने 3 चीजें कही थी। एक, उन्होंने तब कहा था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाए बिना भारत पाकिस्तान में क्लेश बना रहेगा, ये उन्होंने लिखा था तब। इसको सुलझाने का एक ही तरीका कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाए। और वो लिखते हैं कि इसको सुलझाने के 2 तरीके हैं। एक, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन था उसे मान लिया जाए, बंटवारे को मान लिया जाए, क्योंकि उस समय ये भी बात चल रही थी ना कि अरे वापस पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए, भारत एक बड़ा भारत बन जाना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि वो तो नहीं होगा, अब बंटवारा जो हुआ उसे मान लीजिए। दूसरा, वो ये भी उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो उस वक्त मुस्लिम बहाल कश्मीरी जिले थे वो पाकिस्तान को दे दिए जाए, और जो बाकी जिले थे JNK में वो भारत में रख लिए जाए। तो ये उस टाइम की सोच के बारे में। और उन्होंने ये कहा था कि इसी तरीके से अगर हम लोग इस पथ पर चले तो हम लोग भारत और पाकिस्तान में अच्छे संबंध रखने की ज्यादा गुंजाइश। तो ये उस टाइम के विचार थे। आज के हालात में हम लोग कैसे देखेंगे? और मुझे लगता है उसमें भी देखो कि वो बड़े प्रिंसिपल थे। उन्होंने बेसिकली बोला कि हमने बंटवारे का एक प्रिंसिपल माना है, तो उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वो प्रिंसिपल सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में था, और क्योंकि कश्मीर उस समय प्रिंसली स्टेट थी तो वहां पर लाइन नहीं खींची गई। रेडक्लिफ लाइन जो है वो पंजाब तक खत्म हो जाती है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा सेम लाइन को कंटिन्यू कर लो, सेम प्रिंसिपल पे। जैसे तहसील डिवाइड कर रहे थे, ऊपर भी उसी तरह से लाइन खींच दो। तो एक आपने आपस में एग्री की हुई है ना चीज, तो उसी पे कर लो। तो मुझे लगता है उस समय शायद किया होता, पर अब नहीं हुआ। तो अब जो नहीं हुआ, तो यथार्थवाद बेसिकली बोलता है कि आज की डेट में जो है अब वो है। अब आज तो मैं बोलूंगा, और अभी वो POK वहां पे चला भी गया, ऐसा भी नहीं है कि पूरा कश्मीर हमारे पास है। तो मुझे लगता है यथार्थवाद ये कहता है कि LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बना लेना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान का एक इनफॉर्मल व्यू रहा ही है इस चीज पे। ऐसा कोई हम नई चीज नहीं कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से आज की डेट में अम्बेडकर होते तो वो भी शायद यही कहते, वो भी कुछ अलग नहीं बोलते। बिल्कुल। और उसके बाद तो बहुत बदलाव है ना, उसके बाद पाकिस्तान से आतंकवाद शुरू हो गया वगैरह वगैरह। तो हाँ, यथार्थवाद तो यही कहता है, एक बार अगर एक राष्ट्र और राज्य बन गया, फिर उसे बदलना और उसकी बाउंड्रीज बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 70 साल हो गए, तो हाँ, अलग विचार हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ठीक है, ये कुछ पुराने विषय हैं और ये कुछ नए विषय हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सरकार के पास पैसे चाहिए। तो उन्होंने ये पूरे मैनिफेस्टो में एक पब्लिक फाइनेंस आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि कैसे पैसे जुटाएं इस बारे में। तो सबसे पहले तो वो जैसे कहते हैं कि जो कश्मीर इशू है, अगर हम लोग उस टाइम पे सुलझा ले इस तरीके से जैसा उन्होंने कहा है, तो वो उन्होंने कैलकुलेशन भी किया और कहते हैं कि उस समय के हम लोग 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखनी पड़ेगी वहां पे। और वह प्रॉब्लम तो बढ़ा ही है आगे जाके, क्योंकि फिर आतंकवाद आ गया और हमारी 40% आर्मी तो वहीं पर रहती है कश्मीर में एट ऑल टाइम्स, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है वहां पे। तो ठीक है, एक तो वो चीजें थी। दूसरा, फिर उन्होंने एक सॉल्ट टैक्स वगैरह वगैरह का इम्पोजिशन वापस लाना चाहिए, ये सब बोला था। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें थी ये शराबबंदी की। तो वो आप बताएंगे सौरभ, अम्बेडकर ने क्या कहा था शराबबंदी के? तो उनको तो लगता था बेवकूफी की चीज है, और मेरे ख्याल से अगेन उनको ना, क्योंकि उनको पूरी दुनिया की बहुत समझ थी, तो वो शराबबंदी का US का एक्सपीरियंस देख चुके थे 1920-30 में, जो उन लोगों ने 10-15 साल की बेवकूफी करी थी। और वहां पे सारा सोशल एक्सपेरिमेंट हो चुका था US में शराबबंदी को लेकर के। उससे कितने गैंगस्टर आए, कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, फाइनली असल में कुछ हुआ भी नहीं। और जो हम बार बार देख चुके हैं हिंदुस्तान में भी, वो मूवी ऐसी है कि वो इतनी घिस गई है, फिर भी लोग उसकी चलाते रहते हैं। तो अम्बेडकर तो वैसे नहीं थे, वो एक बार लेसन सीख लेते थे तो उनको समझ में आ जाता था। और उन्होंने काफी क्लियरली, और मेरे ख्याल से बोल्ड है, लोगों को कोई भी चीज पता भी होती है ना, वो सोचते हैं इसको लिखना चाहिए कि नहीं। पर मेरे ख्याल से वो अकेले राजनेता है जिन्होंने शराबबंदी का मतलब एकदम ठोस बोला कि नहीं होनी चाहिए क्लियरली अपने मैनिफेस्टो में। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा कि मतलब जिसको कहते हैं ना साफ दिल के नेता। हाँ, तो मैं एक्चुअली उनका जो पूरा एक सेंटेंस था मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना जोरदार है।
तो उन्होंने कहा था कि एक शराबबंदी का खर्च आम जनता वहन करती। तो वो ये कह रहे थे क्योंकि आप अगर शराबबंदी लगा देंगे तो एक तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लोग अडल्ट्रेशन करेंगे वगैरह और उससे तो कितनी मृत्यु होती है, और साथ ही साथ सरकार को रेवेन्यू लॉस भी होता है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा था आम जनता को 1 लाख या 2 लाख आदतन पियक्कड़ों को सुधारने की कीमत क्यों चुकानी चाहिए, जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता उन्हें क्यों सुधारना चाहिए। तो जब शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी जनता की जो खास जरूरत है वो उनकी जरूरतें ज्यादा है, तो आम जनता को शराबबंदी की कीमत क्यों चुकाई जानी चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर शराब कुछ लोग पीना चाहते हैं तो उनकी फ्रीडम है, उनको सरकार चलने दे, और वो जो रेवेन्यू है वो सरकार स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा वगैरह के लिए यूज करे उसका। तो ये उन्होंने काफी साफ लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा है कि किसकी अधिक प्राथमिकता होनी चाहिए, शराबी की या किसी भूखे व्यक्ति। तो अगर भूखे व्यक्ति की ज्यादा प्राथमिकता है तो सरकार को उनका अहंकार और हठ त्यागना चाहिए और इन चीजों के लिए काम करना चाहिए। तो ये भी बहुत ही डिफरेंट व्यू था जो कि शायद और किसी राजनेता ने नहीं कहा था। और हम लोग ये उस समय की बात कर रहे थे जब बॉम्बे में प्रोहिबिशन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉम्बे में प्रोहिबिशन लागू हो गया था और हम लोगों को पता ही है उसका क्या हुआ, अंत में सरकार को तो पीछे जाना ही पड़ा उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी खत्म करते हैं, और बहुत सारे सवाल हैं उसमें से कुछ उठाते हैं। आई थिंक हम अपने समय के एकदम अंत पे पहुंच गए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू किया था हमने तो। और यूजुअली हम अपने श्रोताओं को बोले, हम अपनी जब वैसे पॉडकास्ट में पुलियाबाजी करते हैं तो हमारे पास समय की पाबंदी होती नहीं है, तो हमको आदत है कि गप्पे जो है बिना टाइम देखे करनी चाहिए। तो लेकिन अभी हम तो ऊपर से जाते हैं। कुछ सवाल, सोशल इक्वालिटी, व्हाट एक्सटेंट इक्वालिटी शुड बी। तो अंबेडकर को तो लगता था कि सब, उनका तो मूल सिद्धांत है कि भाई बराबरी जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाली है कि एक्सटेंट इक्वालिटी वुड बी पॉसिबल। तो वुड बी पॉसिबल तो कह नहीं सकते, उसके लिए तो वो थोड़े हताश थे। उनको लगता था कि हिंदुस्तान की जो समाज है उसमें जाति प्रधानता जो है उससे वो बहुत निराश थे, और उनको लगता था कि वो जाति जो है वो जाति नहीं है। तो उसका बहुत उनको था, लेकिन वो मानते थे कि हमको सब कुछ करना चाहिए कि ये चीजें हम हटा सकें। तो और मैं सिर्फ लेख ही रेकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अंबेडकर का जो स्पीच है हम लोगों ने बोला था ग्रामर ऑफ अनार्की, वो गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा है जैसे हम लोग कहते हैं ना नेशन, स्टेट, कंट्री, इन सब में फर्क है। तो नेशन जो है वो एक मानसिक अवस्था है। हम लोग सब सोचते हैं कि हम भारतीय हैं इसलिए हम भारतीय हैं, तो वो नेशन होता है, मतलब कॉम जिसे कहेंगे हम लोग उर्दू में। तो वो कहते हैं कि वो नेशन अगर हमें बिल्ड करना है, हम लोगों ने स्टेट तो बिल्ड कर लिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन अगर हमें नेशन बिल्ड करना है तो हमें ये बराबरी और फ्रेटर्निटी लाना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग एक दूसरे को एक ही तरीके से और एक भाई बहन के रूप में नहीं देख पाएंगे, एक समतल तौर पे नहीं देख पाएंगे, तब तक हम लोग एक नेशन नहीं बिल्ड कर। तो ये बहुत ही अच्छा लेख है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, तो आप पढ़िएगा जरूर। किसी ने सौरभ वैसे पूछा है ये मैनिफेस्टो का लिंक, तो वो तो मैं ईमेल कर दूंगा इसके बाद। वैसे मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर की सभी राइटिंग्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर मौजूद है। तो मैं तो आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि बस उसे पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन सबसे अच्छी बात है इस भाषा में लिखी है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। कोई जटिल भाषा नहीं है, बहुत ही सुगम तरीके से लिखा है। और ये सब मैनिफेस्टो से लेके उनका अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, सभी चीजें, पाकिस्तान पर जो उन्होंने किताब लिखी है वो भी मौजूद है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा हमको भी यही पसंद है। मुझे लगता है अंबेडकर से इंस्पायर होने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि अंबेडकर के विचारों से, और जो उनका एक जो तरीका एकदम पैना तरीका है कि वो कैसे एक चीज को पकड़ते हैं एक छोर से और घुसते चले जाते हैं अंदर तक। ऐसे कोई भी चीज सतही तौर पे नहीं है, एकदम ठोस आर्गुमेंट देते हैं, जबरदस्त थिंकिंग है, और वो सब निकल के आती है उनकी राइटिंग से। तो हम तो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूंगा जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि वाह क्या इंसान थे। हाँ बिल्कुल। तो मुझे भी सौरभ, जब मैं सोचता हूँ सबसे इंस्पिरेशनल बात क्या है, तो एक तो यही उनके मतलब विचारक के तौर पर जो रेंज है उनकी,
वो शायद कम ही लोगों को पता होगी। मुझे तो जिंदगी में बहुत बात पता पड़ी जब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया। नहीं तो स्कूल में तो सिर्फ किसी ने लिखा भी है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। यहाँ पर वो क्यों थे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा वो क्यों थे। तो एक वो, और दूसरा उनकी जो राइटिंग है उसमें एक ये झलक दिखती है कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट होना चाहते थे कई चीजों में, ना सिर्फ भारत में बेस्ट। तो कई जो उनकी राइटिंग्स है, इकोनॉमिक्स की देख लीजिए या पब्लिक फाइनेंस की, उसमें जो वर्ल्ड क्लास एलिमेंट है वो दिखता है, ना कि सिर्फ इंडिया में हमें कुछ करना है इसीलिए। तो वो मुझे लगता है आज के टाइम के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा अंबेडकर ने करके दिखाया। और उनकी लेख पढ़ेंगे तो आपको भी पता पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लोगों ने बोला, राजीव जी ने पूछा है कि भाई ये इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे लेकिन इलेक्शन क्यों हार गए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, और मेरे को लगता है इसीलिए जैसे हम भी आज याद करते हैं अंबेडकर को, तो हम एज ए पॉलिटिशियन नहीं याद करते हैं, हम एज ए थिंकर और वैचारक याद करते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन जीतना एक अलग स्किल है और एक वैचारक होना अलग स्किल है। एक तो ये चीज है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा वैचारक हो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी हो। दूसरा, उन्होंने खुद ही एक तरह से प्रिडिक्ट किया था कि क्यों मुश्किल है किसी जातिवाद समाज में उनके लिए इलेक्शन जीतना, क्यों मुश्किल है, इसकी थ्योरी भी उन्होंने दी थी। तो इनफैक्ट देखोगे तो जो पूना पैक्ट हुआ था, उनका काफी मानना था कि बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, उनको उनकी रिजर्वेशन करेंगे। पहली बात तो उन्होंने ये बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए, और फिर उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए, फिर उसमें एक प्राइमरी होना चाहिए, फिर 4 शेड्यूल कास्ट नेता चुने जाए, जो कि उन चारों का फिर फाइनल इलेक्शन हो। तो एक तरह से जैसे यूएस में प्राइमरीज होती हैं उसके बाद में फाइनल इलेक्शन होता है, ये उन्होंने प्रोसेस बोला था। और उनका एक बहुत ही एक्सीलेंट रीजन था कि क्यों वो करना चाहिए और उसके बिना क्या होगा। तो उनका ये मानना था कि अक्सर वरना क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व भी है, जो अपर कास्ट पार्टी होगी वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी और सारे जो अपर कास्ट वहां के लोग हैं वो उस पार्टी को वोट देंगे, तो पार्टी तो वही जीत जाएगी। ऑल्दो सिर्फ कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट होगा लेकिन पार्टी वही जीतेगी जो कि अपर कास्ट पार्टी। तो ये उन्होंने पहले भी बोला था और इसके वो काफी खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली अंबेडकर की एक अच्छी चीज थी कि वो उनके काफी स्ट्रांग व्यूज थे लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करना भी जानते थे। तो पूना पैक्ट में उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, और लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जो चीजें वो नहीं चाहते थे वो भी फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई कॉम्प्रोमाइज करते करते, और उनका नतीजा वही हुआ जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो इसके लिए ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों वो हारे, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस उन्होंने खुद दिया हुआ था। तो ये एक और सवाल है। और कोई सवाल उठाना चाहते हो प्रणय? सौरभ, उमा प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी एक सवाल पूछा है कि व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑन कैपिटलिज्म एंड ऑन सोशलिज्म। तो ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और मैं भी ऐसे बहुत सारे पैनल में रहा हूँ जहाँ पे वो लोग या तो उन्हें सोशलिस्ट के तौर पे देखते हैं या कैपिटलिस्ट के तौर पे। लेकिन जैसा हम लोगों ने आज चर्चा की, जो उन्होंने एक ही मैनिफेस्टो लिखा है, और मैनिफेस्टो काफी महत्व रखता है क्योंकि वो एक्चुअली कह रहे हैं लोगों को कि ये अगर हम जीतेंगे तो हम लोग ये चीज करेंगे। तो ऑब्वियसली वह ज्यादा महत्व रखता है उनके काफी राइटिंग्स के तौर पर। तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी वाद, साम्यवाद या सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, गांधीवाद, इन सब चीजों में वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे थे कि जिस भी प्रिंसिपल से हम लोग समृद्धि ला पाए वह ठीक है। तो उन्होंने इसमें ठीक ही कहा है कि जैसे एग्रीकल्चर है और औद्योगिकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइवेट कंपनीज आ रही है, तो ठीक है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और कंपनीज होनी चाहिए। पर उन्होंने ये भी कहा था कि पीएसयूज का भी एक बड़ा महत्व है। तो पीएसयूज जिस सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है उसमें पीएसयू का महत्व है। तो ये भी स्पष्ट लिखता है। तो मुझे लगता है कि शायद उनका यही आइडिया था कि मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हम लोगों की आर्थिक बेहतरी, और आर्थिक बेहतरी के लिए कैपिटलिज्म चल जाए तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म चल जाए तो सोशलिज्म। और मुझे लगता है अगर वो अभी होते तो 70 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो ये कह ही सकते थे कि सोशलिज्म शायद काम नहीं करता है, तो हमें और कोई तरीके ढूंढनी। तो ये हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।
एक आखिरी क्विकली एक किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी सवाल उठाया, तो सब लोग शायद नहीं जानते या जानते भी होंगे कि भाई अंबेडकर हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, और एज ए लॉ मिनिस्टर उन्होंने ही हिंदू कोड बिल का ड्राफ्टिंग की थी। तो उस समय ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बात हुई थी, पर वो इत्तेफाक रखते थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन बाय द वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा कोई नया मुद्दा नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। और उस समय का पॉलिटिकल कंसेंसस यही था कि ठीक है, सबको दिलाने के चक्कर में हम हिंदुओं को क्यों पीछे छोड़ दें। तो उस समय सबको लगा कि ठीक है, 80% हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो मॉडर्न लीगल सिस्टम में आ जाए। तो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज यही था कि ठीक है, एटलीस्ट हिंदू कोड बिल बनाया जाए। और अंबेडकर इनफैक्ट काफी निराश थे, क्योंकि फाइनली हिंदू कोड बिल उनकी मृत्यु के बाद पार्लियामेंट में पारित हुआ, पर उसकी ड्राफ्टिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था शुरू में। तो उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया था, लेकिन उस समय वो पास नहीं हो पाया था पार्लियामेंट में। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1955 में फिर 4 टुकड़ों में, उसमें देखिए पॉलिटिक्स आई थी। नेहरू ने अपना पॉलिटिकल स्किल दिखा करके हिंदू कोड बिल पास करवाया। अंबेडकर बहुत दुखी थे कि ये क्यों नहीं, मैंने इतना परफेक्ट बिल बनाया है, पास क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी एक पॉलिटिकल जुगत की भी जरूरत होती है, जो कि नेहरू में थी, और उन्होंने फाइनली बिल पास करवा लिया 1955 में। तो ठीक है, इसी बात पर अंत करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें तो बहुत मजा आया डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर चर्चा करने के लिए। हम हमेशा तैयार हैं, तो शुक्रिया बहुत, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton talks to Garima Pandey. She is the co-founder of Wandering Jane. They discuss solo travel and how it's perceived. Does the story of a fake lawyer on the run sound interesting to you? Then definitely tune into Misconduct. Raghavi and Nisha discuss the story of Ceci Xavier. On GBCD, Farad and Sunitru discuss how sometimes people don't feel inclined towards sex, some possible causes, and how it's okay to feel so occasionally. On Press Decode, Sarah and Prafula are joined by author and journalist Sandeep Roy. They discuss the no stags policy that many bars and restaurants follow across the country. Do check out Hanswani, the story Tirthan talks to us about the aspiration and challenges of widowed women. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.